हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मज़ेदार उपन्यास फ्रंट पेज का पार्ट 9। सुनील ने रिसीवर रखा तो कॉल बेल बज उठी। उसने उठकर फ्लैट का मुख्य द्वार खोला। रमाकांत आया था। उस पर निगाह पड़ते ही अनायासी सुनील की निगाह वॉल क्लॉक की ओर उठ गई। 9 बजे थे, जबकि रमाकांत 3 बजे सोकर उठने का आदी था। दोपहर से पहले उठना तो वह हराम का काम मानता था। अब रास्ता तो छोड़, वह बुनबुनाया। क्या बात है? सुनील एक और हटता हुआ बोला। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक है ठीक है। क्या हुआ है मेरी तबीयत को? इतनी जल्दी जो जाग गए? उस साले लेखक के मुंशी ने जगा दिया। मजूमदार ने? हाँ। उसने कैसे? यह देखो। रमाकांत उसे एक कागज़ थमाता हुआ बोला। अभी सुबह 8 बजे कोई मुझे दस्ती देकर गया है। सुनील ने कागज़ खोला। वह वैसी ही टाइपशुदा चिट्ठी थी जैसा कि मजबून बनाकर मजूमदार ने पिछली रात फौजदार की स्टडी में सुनील को दिखाया था, जिसमें कि उसके पास कत्ल का अकाटाई सबूत होने का हवाला था और जिसमें उसने अपनी खामोशी की 50,000 रुपया कीमत लगाई थी। पागल है साला, सुनील बोला। तुम्हें क्यों भेजी चिट्ठी? खामखा, रमाकांत बुनबुनाया। मैं यहाँ जुलाए दिया मस्करिया माँ बहन नाल। मुझे भेजता तो कोई बात भी थी। मेरा तो फिर भी केस से कोई दूर दराज का रिश्ता उस मुंबई वाली मैडम की वजह से या सोनी की वजह से निकल आता, लेकिन तुम्हारा तो इसमें कतई कोई मतलब नहीं। तेरे पास चिट्ठी नहीं आई? नहीं। तभी कालबेल बजी। सुनील ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। चौखट पर एक अपरिचित चेहरा दिखाई दिया। क्या है? सुनील बोला। सुनील कुमार चक्रवर्ती के नाम चिट्ठी है, उत्तर मिला। मेरा नाम है ये, तो चिट्ठी संभालिए। आगंतुक ने जबरन एक बंद लिफाफा सुनील की मुट्ठी में ठूसा और फिर यह जा वह जा। सुनील ने लिफाफा फाड़कर भीतर झाँका। भीतर वैसा ही टाइपशुदा कागज़ या पुर्जा बरामद हुआ जैसा अभी रमाकांत ने उसे थमाया था। आ गई? रमाकांत बोला। हाँ। सुनील बोला। मति भ्रष्ट है साले की। रमाकांत की निगाह सारे ड्राइंग रूम में भटकती हुई सोफे पर आकर ठटकी, जहाँ की एक तकिया और कंबल पड़े थे। सोफे पर कौन सोया था? वह बोला। मैं। सुनील बोला। क्यों? बेडरूम किराए पर दे दिया है? इतनी कंगाली आ गई? अरे वो बात नहीं। तो क्या बात है? भीतर एक मेहमान है, जनाना की मर्दाना। जनाना? प्यारियों, घर में जनाना मेहमान, लेकिन वो अंदर, तुम बाहर। यह क्या बात बनी? बनी, वो ज़बरदस्ती का मेहमान है। है कौन? शोभना, सालवी की लड़की। वही। वो यहाँ क्या कर रही है? सुनील ने बताया। उसने सविस्तार रमाकांत को शोभना के वहाँ आगमन से संबंधित सारी बात सुनाई। कमाल है, रमाकांत मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। इतनी चतुराई दिखा गई वो रिवॉल्वर चोरी करने में। जाहिर है, आखिर रिवॉल्वर अभी भी उसके पास है, तो तुम्हें यकीन आ गया कि सालियों में से कोई कातिल नहीं। हालात तो यही जाहिर करते हैं। रही सही कसर बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट पूरी कर देगी। अगर शिवनाथ सालवी की रिवॉल्वर मर्डर वेपन न निकला तो यह इन लोगों की बेगुनाही का अपने आप में सबूत होगा। मेरा दिल तो अभी भी यही कहता है कि सब किया दरा शशांक का है। अगर इंस्पेक्टर मनोहर सिंह को लगी गोली उसके बाप की रिवॉल्वर से चली हुई न निकली तो वह कातिल नहीं हो सकता। उस पुतनी के पास 2 रिवॉल्वरें होंगी। ये तमाम संभावनाएं मैं सोच चुका हूँ। कोई नई बात सोचो। नई बात नहीं सूझ रही, लेकिन प्यारियों, तुम इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो कि हर जगह सालियों की टांग फंसी हुई है। रिवॉल्वर बाप की मिल्कियत है। माँ कत्ल किया होने का इकबालिया बयान दे चुकी है। बहन ने रिवॉल्वर चुराई और भाई के पास कत्ल का सबसे तगड़ा उद्देश्य। मुझे तो यह पूरे कुनबे की मिलीभगत लगती है। सुनने में उनकी करतूतें यकीनन बहुत काली लगती है, लेकिन वे तमाम की तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का दर्जा रखती है। उनमें से किसी के खिलाफ अकाटय सबूत नहीं है।
उल्टे उनके हक में सबूत कई दिखाई देने लगे हैं। मुझे लगता है बतौर कातिल पहले ही तुम किसी और को इलेक्ट कर चुके हो। केस की एक रफ थ्योरी है मेरे जहन में, लेकिन अभी उसको बहुत पॉलिश की ज़रूरत है। उस थ्योरी का खूंटा कौन है? मेरा मतलब है कातिल किसे इलेक्ट किया है तुमने? यूँ खामखा किसी का नाम लेने का क्या फ़ायदा? प्यारियो, जानते हो किसे टरका रहे हो? लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। सुनील ने फ़ोन उठाया। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का फ़ोन था। तुम्हें सुबह सवेरे मंजूमदार की लिखी कोई चिट्ठी मिली? प्रभुदयाल सीधे मतलब की बात पर आता हुआ बोला। मिली। क्यों वो केस से संबंधित लोगों को ऐसी चिट्ठियां भेज रहा है? मुझे क्या पता, शायद पता हो। अमूमन तो ऐसी बातों का पता रखते हो। मज्जुमदार से ऐसी कोई कंटिन्यूटी नहीं है मेरी। होती तो क्या वो मुझे भी ऐसी चिट्ठी भेजता? यानी कि उन चिट्ठियों के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं? कतई नहीं। वो चिट्ठियाँ मज्जुमदार की अपनी मौलिक सूझबूझ का नतीजा है। मौलिक सूझबूझ? प्रभुदयाल के स्वर में उपहास का स्पष्ट पुट था। माई बाप, सुनील बोला। लगता है आपको उम्मीद नहीं है कि इन चिट्ठियों से कोई मकसद हल होगा। और कोई मकसद हल हो या न हो, मेरा काम ज़रूर बढ़ जाएगा। आपका काम? हाँ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आज यह डबल मर्डर केस ट्रिपल मर्डर केस न बन जाए। आपका मतलब है कि कोई मज्जुमदार की खामोशी की कीमत अदा करने की जगह उसका कत्ल कर देगा? क्यों नहीं? और अगर इस षड्यंत्र में तुम भी मज्जुमदार के पार्टनर हो तो तुम्हारा भी। मेरा मज्जुमदार से कुछ लेना देना नहीं। जानकर खुशी हुई। आपको चिट्ठियों की खबर कैसे लगी? उसी ने बताया। अच्छा। हाँ, वो चाहता है कि उस चिट्ठी को लेकर अगर कोई पुलिस के पास आए तो हम उसे समझा दें कि यह असली कातिल को फांसने की एक चाल है, जिसके बारे में वो किसी से कोई जिक्र न करे। आपका क्या करने का इरादा है? मौजूदा हालात में तो मज्जुमदार के साथ सहयोग करने का ही इरादा है। बात है तो बेहुदा, लेकिन क्या पता कोई तुक्का लग ही जाए। और केस में क्या प्रोग्रेस है? कोई प्रोग्रेस नहीं, सिवाय इसके कि साल्वी की लड़की गायब है और हमें उसकी सरगर्मी से तलाश है। सरगर्मी से? हाँ। क्यों? क्योंकि वो खामखा गायब है। जो बात खामखा हो वो अपने आप शक के काबिल बन जाती है। इंस्पेक्टर साहब, फिर तो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या? शोभना साल्वी इस वक्त मेरे फ्लैट पर मौजूद है। क्या? बम्बई गुमशुदा रिवाल्वर का क्या? वह गुमशुदा रिवाल्वर आपको सौंपना चाहती है। अब आप यह बताइए कि वो आपके पास हेडक्वार्टर पहुँचे या आप यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं? दोनों ही कामों में वक्त लगेगा, प्रभुदयाल तीखे स्वर में बोला। मैं बैक स्ट्रीट के इलाके में ही ड्यूटी देती पुलिस की गश्ती गाड़ी को तुम्हारे फ्लैट की तरफ डायरेक्ट कर रहा हूँ। गाड़ी 2 मिनट में वहाँ होगी। लेकिन लाइन कट गई। तभी बेडरूम की चौखट पर शोभना प्रकट हुई। पुलिस तुम्हें लेने आ रही है, सुनील रिसीवर क्रैंडल पर रखता हुआ बोला। तैयारी के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। शोभना बिना एक शब्द बोले उल्टे पांव वापस बेडरूम में दाखिल हो गई। मलिक साहब ने अपने सामने पड़े उस इकलौते लिफाफे को खोला जो उसी क्षण स्पेशल मैनेजर सर्विस के माध्यम से उन तक पहुंचा था। उन्होंने भीतर मौजूद टाइपशुदा कागज़ को निकाल कर पढ़ा। लिखा था, मेरे पास कातिल के खिलाफ अकाटय सबूत है। मेरी खामोशी की कीमत 50,000 रुपये है, जो कि मुझे शाम तक मिल जानी चाहिए। सुब्रतो मज्जुमदार। मलिक साहब कुछ क्षण अपलक तहरीर को घूरते रहे, फिर उन्होंने इसे फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। वे कुछ क्षण खामोश बैठे सोचते रहे, फिर उन्होंने एक निगाह वॉल क्लॉक पर डाली और मेज पर पड़े 4 टेलीफोनों में से एक टेलीफोन उठाया जिसका स्विच बोर्ड से संबंध था। तुरंत ऑपरेटर लाइन पर आई। सुनील आया? उन्होंने पूछा। अभी नहीं सर, उत्तर मिला। उसके आते ही उसे फ़ौरन मेरे पास भेजना। यस सर। मलिक साहब ने फ़ोन रख दिया। शशांक ड्राइंग रूम के सोफे पर अधलेटा सा बैठा था। उसके हाथ में मज्जुमदार की चिट्ठी थी। वैसी ही चिट्ठी उसकी माँ के हाथ में थी
जो कि बड़े व्याकुल भाव से उसके सामने खड़ी उसे देख रही थी। तुम खामखा फिक्र कर रही हो मम्मी, शशांक बोला। यह आदमी ब्लफ मार रहा है, उसे कुछ नहीं मालूम। मालूम होता तो क्या हम सबको अलग अलग चिट्ठी भिजवाता। उसने भेजी क्यों ऐसी चिट्ठी? सुमन साल्वी व्याकुल भाव से बोली। जरूर यह कोई जाल है जो कि वो फैला रहा है, लेकिन सबूत उसके पास कोई नहीं है। होता तो वह या तो सारे परिवार को सामूहिक रूप से एक चिट्ठी लिखता और या फिर उसी एक जने को चिट्ठी लिखता जिसे कि वो कातिल समझता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। मम्मी, यह चिट्ठी कोरी ब्लफ है। मैं यकीन कर लूँ कि उसके पास तेरे खिलाफ कुछ नहीं है। मेरे खिलाफ? शशांक हड़बड़ाया। हाँ, मेरे खिलाफ क्या होगा उसके पास? सवाल मैंने पूछा है। नहीं नहीं, मेरे खिलाफ कुछ नहीं है उसके पास। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या होगा उसके पास मेरे खिलाफ? मैं यकीन कर लूँ ना? किस बात का? कि तूने कुछ नहीं किया। मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? सुमन साल्वी खामोश रही। हमें? फिर वह बोली, इस चिट्ठी के बाबत कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए, शशांक दृढ़ता से बोला। क्या? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और उस साले मजूमदार को ब्लैकमेल की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवाना चाहिए। सुमन साल्वी इनकार में सिर हिलाने लगी। क्यों? शशांक बोला। अभी पुलिस के पास जाने की बात मत कर। लेकिन क्यों? क्योंकि तेरी बहन का पता नहीं कहाँ है। वो रात को घर नहीं लौटी। जैसी तसल्ली तू मुझे अपने बारे में करा रहा है, वैसी तसल्ली मुझे उसके बारे में भी होनी चाहिए। उससे पहले पुलिस का नाम मत ले। मैं नहीं चाहती कि खामखा कोई आबेल मुझे मार जैसी स्थिति पैदा हो जाए। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। और तू उठकर कुछ हाथ पांव हिला। अपनी बहन का पता कर हर जगह। यूं पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। अच्छा। शिवनाथ साल्वी अपने ऑफिस में पहुंचा तो मजूमदार की चिट्ठी वहां उसका इंतजार कर रही थी। उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी। फिर उसने लिफाफा फेंक दिया और चिट्ठी अपने कोट की भीतरी जेब में रख ली। कितनी ही देर वह गंभीर विचारपूर्ण मुद्दा बनाए खामोशी से मेज ठकठकाता बैठा रहा। अंत में उसने बड़े निर्णायक भाव से टेलीफोन अपनी तरफ खींचा और अपनी सेक्रेटरी को लाइन पर लिया। मेरी सुब्रतो मंजुमदार से फ़ोन पर बात कराओ। वह माउथपीस में बोला। नंबर डायरेक्टरी में देखो, वहाँ न मिले तो फौजदार के यहाँ फ़ोन करके मालूम करो। यस सर। एक बात और, अकाउंटेंट में रेडी कैश और बैंक अकाउंट की पोजीशन मालूम करो। मुझे 50,000 रुपये की फ़ौरन ज़रूरत है। यस सर। प्रथा ने सोनी को ब्रेकफास्ट सर्व किया और ब्रेकफास्ट के साथ ही चिट्ठी भी सर्व की। यह क्या है? सोनी चिट्ठी को देखकर बोली। एक चिट्ठी है, बर्था बोली। अभी अभी एक मैसेंजर देकर गया है। मेरे लिए? हाँ। नाम तो नहीं लिखा इस पर मेरा। उसने जुबानी कहा था कि चिट्ठी सोनी मैम साहब के लिए है। यह नहीं बताया कि किसने भेजी है। नहीं। तुम चिट्ठी खोलो, भीतर भेजने वाले का नाम तो होगा ही। मुझे सीख देती हो, सोनी तीखे स्वर में बोली। भर्ता के चेहरे पर सख्त भाव आए। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर होठ बीट लिए। कल कॉन्टेंसा की चाबियां तुमने साहब की मेज के दराज में रखी थी। भर्ता ने उत्तर न दिया। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। यह हरकत तुम्हारे अलावा और किसी की नहीं हो सकती। जवाब दो। हाँ, बर्था कठिन स्वर में बोली। क्या हाँ? वहाँ चाबियाँ मैंने ही रखी थी। क्यों? मैंने सोचा था साहब की मौत के बाद वो वहाँ महफूज रहेगी। यूँ कॉन्टेंसा का भेजा इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे पहले मोहनलाल एक जना था जो चोरी से कार ले जाता था, अब दूसरे नौकर चाकर भी ऐसी हिम्मत कर सकते थे। वेरी गुड। अब यह बताओ कि ऐसी ही फिक्र तुम्हें साहब की दूसरी कार की क्यों न हुई? तुमने जीप की चाबियां भी कॉटेंसा की चाबियों के साथ साहब की मेज के दराज में क्यों न रख दी? बर्था से उत्तर देते न बना। उसने बेचैनी से पहलू बदला। यू बिच, सोनी दांत पीसती हुई बोली। मैं क्या जानती नहीं तूने कॉन्टेंसा की चाबियां क्यों चुराई थी? बट बेबी, डोंट बट मी, डोंट बेबी मी।
और आज से अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से गोल कर। अब तेरी यहाँ ज़रूरत नहीं। का क्या? तुझे नौकरी से निकाला जा रहा है? लेकिन मैं यहाँ की 25 साल की मुलाजिम हूँ। 25 साल तक तेरी करतूतें वो नहीं थी जो पिछले दिनों पेश आई। पहले तूने अपने एम्प्लॉयर में से किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मेरे 25 साल की खिदमतें, उसके लिए तुझे कंपनसेट कर दिया जाएगा। बल्कि किया जा चुका है। किया जा चुका है। कमीनी, वो रकमें भूल गई जो तू मेरे और शशांक से बतौर ब्लैकमेल झटक चुकी है। ले लेकिन अब मैं इस घर में तेरी सूरत नहीं देखना चाहती, समझ गई? बड़ी कठिनता से बर्था का सिर सहमति में हिला। नाउ गेट गोइंग, गेट आउट, यू डर्टी ब्लैकमेलिंग बिच। बेटा सा मुंह लेकर बर्था वहाँ से रुखसत हो गई। पीछे कितनी ही देर सोनी खामोश बैठी रही। फिर पहले उसने अपने लिए चाय बनाई और फिर बर्था की लाई चिट्ठी खोली। चिट्ठी पढ़ते ही उसने चाय का कप वापस मेज पर रख दिया और तुरंत ब्रेकफास्ट छोड़कर उठ खड़ी हुई। वह लंबे डग बढ़ती हुई अपने बेडरूम में पहुंची और वहां से शशांक का नंबर डायल करने लगी। रंगास्वामी नेपियन हिल पर स्थित एक बहुत विशाल कोठी में अकेला रहता था। वह कोठी कभी उसकी एक शिष्या की होती थी। वह एक अति धनाढ्य महिला थी। 10 साल पहले वह भारत को सदा के लिए अलविदा कर कनाडा चली गई थी और उस कोठी को उसकी कीमती फर्निशिंग के समेत रंगास्वामी को दे गई थी। अब वही कोठी रंगास्वामी का आवास था, उसका आश्रम था, उसका मठ था, उसका दरबार था। 11वें चोले वाले एक चेले ने प्लेट में रखकर उसे एक चिट्ठी पेश की। रंगास्वामी उस वक्त चाय के साथ उस रोज के अखबार में फौजदार के कत्ल से संबंधित रिपोर्ट का वृत्तांत पढ़ रहा था। उसने चेले को रुखसत किया और अखबार एक और रख दिया। उसने चाय का कप भी एक और रखा और इस चिट्ठी को खोला। इबारत पर निगाह पड़ते ही वह ऐसा हड़बड़ाया कि चाय का कप उलट गया और चिट्ठी चाय में सराबोर हो गई। उसने चिट्ठी को झटक कर उस पर पड़ा तरल पदार्थ किसी हद तक उससे अलग किया और उसे सूखने के लिए अखबार पर रख दिया। फिर उसने आंखें बंद कर ली और यूं मौन हो गया, जैसे समाधि में लीन हो गया हो। अलकनाथ पांडे ने चिट्ठी को कई बार पढ़ा, फिर उसने उसे सहज कर रख लिया और फिर बड़े संतोषपूर्ण स्वर में अपने आप से बोला, अब मुझे यकीन हो गया कि यह आदमी दोजक के कीड़े को ऐसा मुकम्मल कर देगा कि पढ़ने वाले को भनक भी नहीं लगेगी कि संपूर्ण उपन्यास मूल लेखक ने ही नहीं लिखा था। दोपहर को सुनील पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल अपने ऑफिस में मौजूद था। सुनील ने उसका अभिवादन किया और उसके सामने बैठ गया। कैसे आए? प्रभुदयाल बोला। रिजक कमाने आया हूँ माई बाप, सुनील विनयशील स्वर में बोला। अखबार की नौकरी भुगतने आया हूँ। शोभना वाली रिवॉल्वर की जांच हुई? क्या पता लगा? उससे कोई घातक गोली नहीं चली। फौजदार या मनोहर सिंह दोनों में से किसी का भी कत्ल उस रिवॉल्वर से चली गोली से नहीं हुआ। अलबत्ता उससे एक गोली चलाई जरूर गई थी, लेकिन वह कहाँ चली, किसी को लगी या नहीं लगी, इस बात की कोई खबर नहीं। बहरहाल वह रिवॉल्वर मर्डर वेपन नहीं है। तो फिर मर्डर वेपन कहाँ है? क्या पता कहाँ है। जब बरामद होगा तो पता लगेगा। बरामद होने की कोई उम्मीद? क्यों नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आखिर मनोहर सिंह की जेब से चोरी गई रिवॉल्वर भी तो बरामद हुई है। उसमें तो सहयोग का भी हाथ है। ऐसे मामलों में सहयोग का हाथ हमेशा ही होता है। जो काम एक बार हो सकता है वो दोबारा भी हो सकता है। मेरे ख्याल में मर्डर वेपन की तलाश में घटनास्थल की और बारीकी से तलाशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना इतनी बारीक बात मेरी समझ में कहाँ आनी थी। सॉरी, यानी कि घटनास्थल की बारीकी से तलाशी हुई है। इस घड़ी भी हो रही है। गुड। शोभना की क्या पोजीशन है? पोजीशन का क्या मतलब? मेरा मतलब है क्या वो गिरफ्तार है? नहीं। फिलहाल रिवॉल्वर की चोरी की बाबत उसका बयान दर्ज करके उसे घर भेज दिया गया है, लेकिन उसे वार्न कर दिया गया है कि वह किसी भी क्षण फिर हिरासत में ले जा सकती है, इसलिए कहीं गायब हो जाने की कोशिश न करे।
बहुत नर्म दिल होते जा रहे हो माई बाप। शायद यह बढ़ती उम्र का असर है। प्रभुदयाल ने घूर कर उसे देखा। सॉरी, सुनील ने तत्काल खीसे नपोरी। कमबख्त जुबान फिसल जाती है। जुबान पर काबू रखना सीखो। हाँ, जरूर। अब आप यह बताइए कि सालियों के संदर्भ के साथ केस की बाबत आगे आपकी रीडिंग क्या कहती है? मेरी रीडिंग कहती है कि सालियों वाली गन एक पर्दे के तौर पर इस्तेमाल की गई थी। मर्डर वेपन की तरह से तवज्जो हटाने के लिए उसे प्लॉट किया गया था। मनोहर सिंह को या असली अपराधी को कोई भनक लग गई थी और या मर्डर वेपन की बरामदी का कोई साधन उसके हाथ में आ गया था। दोनों ही काम अपराधी के लिए घातक थे, इसलिए मनोहर सिंह का कत्ल हुआ। दोनों कत्लों से डिक्शनरी के गायबशुदा और बाद में जैसे जादू के जोर से प्रकट हुए भाग 2 का यकीनन कोई रिश्ता है। मुझे भी यही संभावना सबसे अधिक प्रबल लगती है कि शेल्फ पर उस डिक्शनरी की वजह से खाली हुई जगह से ही फौजदार पर गोली चलाई गई थी। उस डिक्शनरी पर से उंगलियों के निशान उठवाए जाने चाहिए थे। रिपोर्टर साहब, मुझे मेरा धंधा सिखाने की कोशिश कर रहे हो? सॉरी, सॉरी अगेन माई बाप। यह कमबख्त जुबान फिर फिसल गई। डिक्शनरी पर से निशान उठवाए गए हैं, लेकिन उसकी जैकेट कुछ ऐसी निकली है कि उस पर बने अधिकतर निशान अस्पष्ट हैं। फिर भी वहाँ मौजूद जो लोग संदेह के दायरे में आते हैं उनके उंगलियों के निशान मुहैया किए जा रहे हैं और फिर उनका मिलान डिक्शनरी वाले निशानों से कराने का प्रबंध किया जाएगा। वेरी गुड। यही ट्रीटमेंट फ्रेमशुदा वसीयत को भी दिया जा रहा है, जिसके फ्रेम पर से की उपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट निशान उठाए जा सके हैं। उस वसीयत का गायब होकर फिर अपनी जगह लौटना भी एक रहस्य है, जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। बहरहाल काम हो रहा है। फिंगरप्रिंट्स कंपैरिजन एक पेचीदा, टाइम खाने वाला और बड़े सब्र के साथ किया जाने वाला काम है, जो कि होते होते होगा। आई सी। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला। मजूमदार की चिट्ठियों की किसी पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई? अप्रत्याशित जवाब मिला। अच्छा। हाँ, शिवनाथ साल्वी मजूमदार को अपनी खामोशी की कीमत ऑफर भी कर चुका है। किसने बताया? मजूमदार ने। और क्या साल्वी बताता? यानी कि अभी उसे यह खबर नहीं है कि उसकी रिवाल्वर मर्डर वेपन नहीं निकला है? नहीं। तभी तो। यह मालूम होता तो वह यह ऑफर कभी पेश न करता। जाहिर है। बहरहाल उस ऑफर के पीछे वजह यही है कि माँ बाप को यह चिंता सता रही है कि उनकी औलाद के हाथ खून से रंगे हैं। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि शशांक साल्वी ने हमसे संपर्क स्थापित किया है और मांग की है कि उस चिट्ठी के बिना पर मजूमदार को ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर वह छोकरा कातिल है तो यह भारी हौसलामंदी का काम है। इतना बड़ा ब्लफ कोई मामूली हौसले और सूझबूझ वाला व्यक्ति नहीं मार सकता। यू आर राइट। तुम्हारे बॉस का फ़ोन भी आया था, मलिक साहब का। मलिक साहब पूछ रहे थे कि क्या माजरा है। ऐसा ही फ़ोन रंगास्वामी का भी आया था। दोनों पुलिस के नुक्ते निगाह को भांपने की कोशिश करते मालूम होते थे। ऐसा करने के पीछे मलिक साहब की कोशिश तो समझ में आती है। आखिर वो अखबार नवीस हैं। ऐसी बातें पब्लिक की जानकारी में लाई जाना अखबार वालों का फर्ज होता है। लेकिन रंगास्वामी क्यों पूछ रहा था कि पुलिस इस बारे में क्या सोचती है? कहता था यूं ही, उत्सुकतावश। और पांडे ने चिट्ठी पढ़ते ही मजूमदार के घर का रुख किया और उसे एक बेहद आकर्षक पारिश्रमिक की ऑफर देकर कहा कि वह उसके लिए लेखक का अधूरा छोड़ा उपन्यास दोजक के कीड़े मुकम्मल कर दे। दैट्स वेरी गुड। क्या वेरी गुड? मजूमदार का ब्लब तो फेल हो गया। हत्यारे के एक्सपोज होने जैसी कोई बात हुई नहीं। दुरुस्त। खासतौर से तब जबकि साल्वी की रिवाल्वर मर्डर वेपन नहीं निकली। अब तुम बोलो, तुम्हारी क्या थ्योरी है इस केस की बाबत? पुख्ता थ्योरी कोई नहीं, लेकिन कच्ची पक्की है। वो तो हमेशा ही होती है। वही बताओ। प्रभु, मैं तुम्हें दो में से एक चीज़ ऑफर करूं तो तुम कौन सी चुनोगे? अपराधी की अपनी जुबानी अपनी करतूत का कच्चा चिट्ठा या एक कच्ची पक्की थ्योरी
जिसको बैक करने के लिए कोई सबूत उपलब्ध न हो। प्रभुदयाल अपलक उसकी तरफ देखने लगा। तुम तो, फिर वह बोला, यूं कह रहे हो जैसे तुम्हें मालूम हो कि अपराधी कौन है। मुझे मालूम है, लेकिन उसको अपराधी साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत उपलब्ध नहीं। तुम अपराधी का नाम बताओ। मेरे ऐसा करने से अगर तुम लोग उसके पीछे पंजे झाड़कर पड़ गए, वो अपराधी न निकला, तो क्या यह भारी नाइंसाफ़ी नहीं होगी जो मैं उसके साथ करने का गुनहगार होऊंगा? ठीक है, तुम अपनी थ्योरी बताओ। अगर तुम्हारी थ्योरी में दम हुआ तो उसको बैक करने के लिए सबूत जुटाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, आसान भी न होगा। यह न भूलो कि कत्ल के मामले में ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है कि कत्ल का हल सामने होता है, लेकिन साबित कुछ नहीं हो पाता क्योंकि कोई सबूत उपलब्ध नहीं हो पाता। मैं अभी इसी शहर में हुए आधे दर्जन ऐसे केस गिनवा सकता हूँ जिसमें पुलिस को पूरा पूरा अंदाजा था कि हत्यारा कौन था, लेकिन उसको सजा न दिलाई जा सकी क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसके खिलाफ कोर्ट में केस न खड़ा हो सका या नहीं हो सकता था। तुम कहना क्या चाहते हो? प्रभुदयाल झुंझलाकर बोला। अगर तुम मुझे कोई सुनीलियन पुड़िया देने का इरादा रखते हो। इरादा मेरा यही है। क्या? प्रभुदयाल आंखें निकालकर बोला। लेकिन वो पुड़िया मैं तुम्हें नहीं, हत्यारे को देना चाहता हूँ। क्या मतलब? देखो, मजूमदारियन पुड़िया तो फेल हो गई, उसका ब्लब तो चला नहीं। अब कुछ मैं करके दिखाना चाहता हूँ। तुम भी कोई ब्लब मारना चाहते हो? हाँ माई बाप, मजूमदार ने जो कुछ किया उसकी खबर तो तुम्हें उसके सब कुछ कर चुकने के बाद लगी, लेकिन मैं तो तुम्हें पहले एडवांस में बता रहा हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तुमने कोई उटपटांग सुनीलियन स्टंट किया तो मैं तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा। यह तो बड़ी बेमुरब्बती वाली बात हुई कृपा निदान। अच्छा, वो कैसे? मैं आपका बरसों का कृपा पात्र बालक, दुख सुख का साथी, हनुमान जैसा खिदमतगार। बकवास बंद करो, कतई बाज नहीं आ सकते तो कम तो करो। मैं यह अर्ज कर रहा था कि आपने सुबह टेलीफोन पर फरमाया था कि मजूमदार की चिट्ठियों वाली हरकत से आपको कतई इत्तेफाक नहीं था, लेकिन फिर भी मौजूदा हालात में आपको मजूमदार के साथ सहयोग करने का इरादा था। कहिए, कहा था कि नहीं? कहा था। तो यह कि जब आप मजूमदार जैसे अपने लिए नितांत अजनबी से सहयोग कर सकते हैं, तो फिर मेरे से सहयोग करने के नाम पर मुझे हवालात की धमकी किस लिए बंदा परवर? यह तो बहुत नाइंसाफ़ी है आपकी मेरे साथ। तुम क्या चाहते हो? मैं यह चाहता हूँ कि एक शख्स को छोड़कर आज का सारा दिन आप इस केस से संबंधित किसी भी व्यक्ति पर हाथ न डालें। पुलिस एक शख्स को छोड़कर सबसे न्यारी न्यारी रहे, उनकी फ्री मूवमेंट में दखल अंदाजी न करे, उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर बुलाकर उनसे कोई जवाब तलब भी ज़रूरी भी समझे तो उसे कल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दे। उससे क्या होगा? शर्तिया लड़का फिर लगे बकवास करने। मेरा मतलब है शर्तिया पसंदीदा नतीजा हासिल होगा। प्रभु, तुम मुझे सिर्फ एक कैलेंडर डे जितना वक्त दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तारीख बदलने से पहले हत्यारा न सिर्फ तुम्हारे सामने होगा, बल्कि वह अपनी मर्जी से अपनी जुबानी अपने गुनाह की दास्तान बाँचकर सुना रहा होगा। प्रभुदयाल के चेहरे पर सोच के भाव आए। फैसला यह सोचकर करना माई बाप, सुनील धीरे से बोला, कि ऐसा कोई अलादीन का चिराग पुलिस के पास भी नहीं है जिसे घिसकर तुम मेरे दरख्वास्त किए वक्त से पहले केस को हल कर लोगे। जो स्कीम तुम्हारे जेहन में है उस पर तुम पुलिस की मदद के बिना अमल कर सकते हो? नहीं कर सकता। कर सकता होता तो तुम्हें उसकी भनक भी न लगने देता। फिर मेरी स्कीम का जो नतीजा सामने आता उसकी खबर तुम्हें कल का ब्लास्ट पढ़कर ही लगती। लोगों की फ्री मूवमेंट तुम्हें क्यों दरकार है? मैं केस से संबंधित तमाम लोगों की एक वक्त में एक जगह हाजिरी चाहता हूँ। उस वक्त एक या एक से ज़्यादा को तुमने अपनी क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन कर दिया तो, हवालात में बंद कर दिया या यूं ही बुलाकर बैठा लिया तो मेरी स्कीम का पुलंदा तो स्कीम शुरू होने से पहले ही बन जाएगा। तुमने कहा एक शख्स को छोड़कर, वो एक शख्स कौन है? शोभना साल्वी। उसका क्या करना होगा?
तुम्हें उसको गिरफ्तार करना होगा और यह जताना होगा कि पुलिस की निगाह में वही हत्यारी है। तुम्हें ऐसा जाहिर करना होगा कि उसके द्वारा पुलिस के पास पहुंची रिवॉल्वर की जांच से कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो कि निर्विवाद रूप से शोभना साल्वी के अपराधी होने की तरफ इशारा करते हैं। तुम्हें तत्काल इस गिरफ्तारी का इंतजाम करना होगा और इसका व्यापक प्रचार करना होगा। कैसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। हाँ, और यह काम तत्काल होना जरूरी है, तभी शाम के अखबारों में शोभना साल्वी की गिरफ्तारी की खबर छप पाएगी। तुम अपनी स्कीम मुझे बताना क्यों नहीं चाहते हो? माई बाप, आप किसी मदारी से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह अपना कोई कारनामा पेश करने से पहले ही आपको बता दे कि वह उस कारनामे को कैसे अंजाम देने वाला था। ऐसा अगर वो कर दे तो उसके कारनामे की खूबी क्या रह गई, आकर्षण क्या रह गया? तुम मदारी हो? नहीं, लेकिन जिस कारनामे को मैं अंजाम देने की कोशिश करना चाहता हूँ वो किसी मदारी के कारनामे जैसा ही है। ऊपर से उस कारनामे को अंजाम देने के लिए जो इसकी मेरे जहन में है वो आपको हरगिज़ भी पसंद नहीं आएगी। पसंद आना तो दूर, वो आपको इतनी बेहुदा लगेगी कि आप मुझे उस पर अमल नहीं करने देंगे। आप मुझे ही उस पर अमल नहीं करने देंगे। बावजूद इसके तुम समझते हो कि मैं तुमसे सहयोग करूँगा। हाँ, इस रोशन ख्याली की वजह वजह यह है कि मेरा पिछला रिकॉर्ड गवाह है कि मेरे से सहयोग करके, मेरे से इत्तेफाक जाहिर करके इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने आज तक कभी खता नहीं खाई, कभी पछताना नहीं पड़ा उसे, कभी उसे यह नहीं कहना पड़ा कि काश मैंने सुनील भाई मुल्तानी की एक न सुनी होती। प्रभुदयाल खामोश रहा। अब जल्दी फैसला करो माई बाप। ठीक है, प्रभुदयाल निर्णायक स्वर में बोला। समझ लो यहाँ मेरे सामने एक बार और तुम्हारी सुनीलियन पुड़िया चल गई। मैं अभी साल्वी की छोकरी की गिरफ्तारी का इंतजाम करता हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हूँ। हजूर का इकबाल बुलंद हो। सुनील उछलकर बोला। भगवान आपको दिन ढलने से पहले आईजी बनाए। शट अप, राइट अवे सर। पुलिस हेडक्वार्टर की लॉबी में ही मौजूद एक पीसीओ से सुनील ने सोनी को फ़ोन किया। सुनील बोल रहा हूँ। वह लाइन पर आई तो वह बोला। बोलो। आवाज़ आई। तो क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मोहनलाल का पुलंदा बंधवाने के बारे में। उसमें सोचना क्या है? सोनी का तीखा स्वर सुनाई दिया। यानी कि मोहनलाल तुम्हारा सिखाया अपना बयान देगा? अपना बयान देगा, मेरा सिखाया नहीं। बहरहाल कत्ल का इल्ज़ाम वो अपने सिर लेगा। हाँ, जानती हो अपने स्वार्थ के लिए यूँ किसी से झूठा बयान दिलवाना भी अपराध होता है। होता होगा। वैसे वो तो तड़प रहा होगा अपना बयान देने के लिए। आखिर 50,000 रुपये जो कमाने हैं उसने। मतलब की बात करो। उसकी जान की कीमत बहुत कम लगाई है तुमने, सिर्फ 50,000 में तो। मैंने कहा ना मतलब की बात करो। फ़ोन क्यों किया? तेवर बहुत जल्दी बदले मैम साहब के। यानी कि अब मैं अपनी हम प्याला हम निवाला सोनी से बात नहीं कर रहा, मल्टी मिलियन हार्नेस मिस फौजदार से बात कर रहा हूँ। सुनील, मैं फ़ोन रख रही हूँ। अरे सुनो सुनो, कुछ कहो तो सुनो। मोहनलाल को कहना है कि वो अपना बयान न दे। वो ज़रूर देगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो फ़िलहाल अपना मुंह न फाड़े। सिर्फ आज का दिन वो खामोश बैठे। उससे क्या होगा? होगा कुछ। चंद घंटे और उसके खामोश बैठ जाने से कोई तबाही आ जाने वाली है। मैं उसे अपना बयान देने से या तुम्हें उसके बयान दिलवाने से रोक नहीं रहा हूँ। रोक सकता भी नहीं मैं तो सिर्फ चंद घंटों की मोहलत मांग रहा हूँ। चंद घंटों में क्या हो जाएगा? अगर मेरा यकीन कर सकती हो तो बात को यूँ समझो कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि फिर मोहनलाल के बयान की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। हेलो, सुनील व्यग्र भाव से बोला। ओके, सोनी की आवाज़ आई। आज की तारीख में मोहनलाल पुलिस के पास नहीं जाएगा, लेकिन अगर पुलिस मोहनलाल के पास पहुंच गई तो? पुलिस नहीं पहुंचेगी, मेरी गारंटी। तुम्हारी गारंटी? हाँ। कमाल है। छोटा सा बड़ा कमाल अभी होने वाला है। वो माल मैंने अलग बांध कर रखा हुआ है जो कि बढ़िया है। ठीक है, मैं सोहनलाल को समझा देती हूँ। थैंक यू स्वीटार्ट, गॉड ब्लेस यू।
सुनील नेपियन हिल रंगास्वामी की कोठी पर पहुंचा। तांत्रिक के एक चमचे ने दरवाज़ा खोला। सुनील ने उसे अपना परिचय दिया तो वह सुनील को दरवाजे पर ही खड़ा छोड़कर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करके भीतर गायब हो गया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और बुनबुनाता हुआ प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद वह चमचा फिर सुनील के पास प्रकट हुआ और उसे रंगास्वामी के पास लिवा ले गया। रंगास्वामी उसे आलती पालती मारे एक तख्तपोश पर बैठा मिला। आइए, रंगास्वामी बोला, पधारिए। शुक्रिया, सुनील उसका अभिवादन करता हुआ बोला। वह उसके संकेत पर उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। कैसे आए? आपने मुझे पहचाना तो होगा। हाँ, पहचाना। कल शंकर रोड पर तुम भी मौजूद थे, बतौर प्रेस रिपोर्टर। कैसे भी, क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ कैसे आए? एक निहायत अहम काम से आया हूँ भगवान। हम सुन रहे हैं आपको खबर लगी कि शोभना साल्वी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है डबल मर्डर के इल्ज़ाम में। इवनिंग न्यूज़ में ऐसा कुछ पढ़ा तो था हमने। आपके ख्याल से यह गिरफ्तारी ठीक हुई है? रंगास्वामी ने तुरंत उत्तर न दिया। सुनील बड़े धैर्य से उसके बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। हम इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, अंत में रंगास्वामी बोला, खासतौर से एक प्रेस रिपोर्टर के सामने। आप न कहिए, जो आप नहीं कहना चाहते वो मैं कह देता हूँ। क्या? लड़की बेगुनाह है, फिर भी गिरफ्तार है। उसने हरकत ही ऐसी की है। उसे इंस्पेक्टर मनोहर सिंह के कोट की जेब से रिवॉल्वर नहीं चुरानी चाहिए थी। मैं लड़की के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या? मैं उसे बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। कैसे? असली गुनहगार का पर्दाफाश करके, जिसकी कि तुम्हें खबर है। जी हाँ। कैसे होगा पर्दाफाश? आपकी मदद से होगा। हमारी मदद से? जी हाँ, बल्कि यूँ कहिए कि आप ही की मदद से। हम ऐसी कोई मदद क्यों करेंगे? क्योंकि साल्वी परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि है, क्योंकि आप उनके हित चिंतक हैं, क्योंकि यूँ बड़ा फायदा साल्वी परिवार को ही होगा। आज सुबह आपको सुब्रतो मंजूमदार की भेजी एक चिट्ठी मिली थी, जिसकी बाबत आपने पुलिस से बात की थी। पुलिस द्वारा आपको बताया गया था कि वह कातिल को गिरफ्तार करने के लिए खेली जा रही एक चाल थी। तो आपकी सूचनार्थ निवेदन है कि आपके परम शिष्य जनाब शिवनाथ साल्वी मजूमदार की मांग पूरी करने की पेशकश भी कर चुके हैं। दैट्स टू बैड। यस, दैट्स टू बैड इंडीड। पिता की इस हरकत से पुत्री का केस और बिगड़ता है। इससे लगता है कि पिता को पूरी तौर से अपनी पुत्री के गुनाह का यकीन है। जनाब, मौजूदा हालात में कोई निहायत पुख्ता सबूत ही पुलिस को यह यकीन दिला सकता है कि वे गलत राह पर हैं, और वो पुख्ता सबूत तुम्हारे पास है। मैंने यह कब कहा? नहीं कहा। जी नहीं, लेकिन हम तो यही समझे थे कि आप गलत समझे। भगवान, सबूत मेरे पास है नहीं, लेकिन उसे हासिल करने का एक तरीका मेरी निगाह में है। लेकिन वह तरीका, जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया है, तभी किसी काम आ सकता है जबकि मुझे आपकी मदद हासिल हो। बड़ी रहस्यमयी बातें कर रहे हो बच्चा। माहौल का असर है जनाब, या यूँ कह लीजिए कि सोहबत का। रंगास्वामी ने घूर कर उसे देखा। तुरंत सुनील परे देखने लगा। क्या चाहते हो? रंगास्वामी बोला। आपकी मदद। वो तो हुआ। रंगास्वामी तनिक जुझलाया। हमें करना क्या होगा? आपको मृतात्मा का आह्वान करना होगा। हालात पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि मनोहर सिंह का कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि उसने कातिल को उसकी किसी बेजा हरकत में रंगे हाथों पकड़ लिया था। आप एक सिद्ध पुरुष हैं, मृत आत्माओं को बुला सकने की अद्भुत क्षमता रखने वाले तांत्रिक हैं। मैं चाहता हूं कि आप इंस्पेक्टर मनोहर सिंह की आत्मा का आवाहन करें और उसी से पूछें कि वास्तव में क्या हुआ था। रंगास्वामी ने घूर कर उसे देखा। इस बार सुनील ने बड़े अविचलित भाव से उसकी निगाह से निगाह मिलाई। तुम मजाक कर रहे हो? वह कठोर स्वर में बोला। जी नहीं, सुनील बड़ी सादगी से बोला। तुम इस काम को मजाक समझते हो? जी नहीं। मृतात्माओं को बुलाना तुम इतना आसान काम समझते हो? जैसे बिजली का स्विच ऑन किया तो बल्ब जल जाता है।
नलके की टूटी खोली तो पानी निकल आता है। जी नहीं, मृतात्माओं को बुलाना एक विकट अनुष्ठान है, एक गंभीर जीवात्मावादी प्रयोग है ये। जरूर। तुम क्या जानते हो इस अनुष्ठान के बारे में? कुछ भी नहीं। कुछ जानना तो दूर की बात है। मुझे तो यकीन भी नहीं कि यूँ मृतात्माओं को बुलाया जा सकता है और उनसे बात की जा सकती है। तो फिर? प्रभु, मेरे यकीन करने या न करने से कुछ नहीं होता। यकीन किसी और को आना जरूरी है और उससे आएगा। किसे? हत्यारे को। हत्यारा भी उस अनुष्ठान के दौरान यहाँ मौजूद होगा। जो लोग यहाँ मौजूद होंगे उनमें हत्यारा भी होगा, यानी कि कई लोग मौजूद होंगे। जी हाँ। मसलन? सुनील ने कई नाम लिए। रंगास्वामी कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, ये सब कुछ हमें शोभना को बेगुनाह साबित करने के लिए करना होगा। जी हाँ। जिसके बारे में तुम्हें यकीन है कि वो बेगुनाह है। जी हाँ। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। तुम्हारा फर्ज बनता है। दोनों बातें दुरुस्त। गुरुदेव, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं। होता तो जरूर जाता पुलिस के पास, फौरन जाता, गोली की तरह जाता। सबूत नहीं है, इसलिए मैं पुलिस के पास जाने की जगह आपके पास आया हूँ, आपकी मदद से सबूत मुहैया करने के इरादे से। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि साल्वी परिवार से अपने ताल्लुकात को मैनेजर रखते हुए आप इंस्पेक्टर मनोहर सिंह की आत्मा का आह्वान करने का काम को अंजाम देना जरूर कबूल करेंगे। मृतात्माओं के बयान कोर्ट कचहरी में नहीं चलते। ऐसा कोई बयान पुलिस पर कोई असर नहीं छोड़ने वाला। कबूल। लेकिन मृतात्मा की जुबानी बयान किए गए केस से संबंधित तथ्य असली हत्यारे पर अपना कोई असर जरूर छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर मनोहर सिंह की आत्मा का बयान सुनकर हत्यारा उससे बेअसर नहीं रह सकेगा। रंगास्वामी ने सहमति में सिर हिलाया। उसने आंखें बंद कर ली और खामोश बैठा रहा। तुम्हें क्या पता? फिर वह बोला कि मृतात्मा का बयान क्या होगा। मुझे पता है। रंगास्वामी ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। सच पूछे तो मैं ही आपको बताऊंगा कि दिवंगत आत्मा से आपको क्या कहलवाना है। हम किसी आत्मा को अपने वश में करके किसी को मन माफिक कुछ कहने के लिए उसे मजबूर नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आप करेंगे। आप तो महान हैं, आपकी लीला अपरंपार है। आप नहीं जानते कि इस अनुष्ठान के सफल समापन के बाद आपका कितना यशोगान होने वाला है। आपकी कीर्ति को किस हद तक चार चांद लगने वाले हैं। कौन लगाएगा ये चार चांद हमारी कीर्ति में? मैं, मेरा अखबार। कैसे? आपके आयोजन की कामयाबी के बाद, आपका यशोगान करके, आपकी अद्भुत अलौकिक शक्तियों का ब्लास्ट में बयान करके, आपकी सिद्धियों और उपलब्धियों के कसीदे पढ़ के, आपके देवी व्यक्तित्व को चार चांद लगा के। ये सब तुम लास्ट में करोगे, फ्रंट पेज पर, बैनर हेडलाइंस में। ब्लास्ट तो नेशनल डेली है, ओवरसीज एडिशन भी छपता है। इंग्लैंड अमेरिका तक हमारे चमत्कार की धूम होगी प्रभु। यू विल बी इन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ओवरनाइट सर। व्हाट डिड यू से योर नेम वॉज? सुनील, सुनील कुमार चक्रवर्ती। दिलचस्प आदमी हो, दिलचस्प और चतुर भी। तुम्हारी बातों में हम आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि सवाल सालियों की भलाई का है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद करना, बल्कि यूं कहो कि तुम्हारी बातों में आना मंजूर है। अब धन्य है भगवान। अब बोलो क्या है तुम्हारे मन में? सुनील बड़े सब्र के साथ धीरे धीरे समझाने लगा कि उसके मन में क्या था। शाम 8 बजे रंगास्वामी की कोठी के बड़े हॉल में वो तमाम लोग मौजूद थे जिन्हें सुनील की राय पर रंगास्वामी ने खुद फ़ोन किया था। फ़ोन पर सबको लगभग एक ही बात कही गई थी। अपने आवास पर अपने अनुयायी के हित में एक कष्ट निवारण यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें दिवंगत आत्माओं के आवाहन का अनुष्ठान भी किया जाएगा। हमें पूरी आशा है कि हमारे अनुष्ठान के फलस्वरूप दिवंगत लेखक राम फौजदार या इंस्पेक्टर मनोहर सिंह की आत्मा हमसे संबोधित होगी। इस आयोजन में आपकी रुचि हो तो अब सायं 8 बजे निसंकोच हमारे आवास पर पधार सकते हैं। हाजिरी 100% रही। 8 बजे से पहले जो लोग वहां जमा हो चुके थे वे थे
मलिक साहब, सुब्रतो मंजुमदार, अलकनाथ पांडे, रमाकांत, सुनील, सोनी फौजदार, शशांक साल्वी, शिवनाथ साल्वी, सुमन साल्वी, ड्राइवर मोहनलाल और हाउसकीपर बर्था। हॉल का माहौल बड़ा रहस्यपूर्ण था। वहाँ कोई तीखी रोशनी नहीं थी। एक लोहे के, सूरज से ही बहुत भारी लगने वाले हवन कुंड में हौले हौले हवन सामग्री सुलग रही थी, जिसका खुशबूदार धुआं धीरे धीरे माहौल में बसता जा रहा था। लोगों के बैठने का इंतजाम रंगास्वामी के तख्तपोश के सामने गद्दे और सफ़ेद चादरें बिछाकर किया गया था। रंगास्वामी के सामने एक खूब बड़ी चौकी पड़ी थी। चौकी पर एक चांदी के सिंदूर और फूलों से बड़ी बड़ी सी थाली पड़ी थी और उस थाली में एक इंसानी खोपड़ी रखी थी। रंगास्वामी होठों में कुछ मंत्र बुनबुदा रहा था और रह रहकर खोपड़ी पर फूंक मार रहा था। आरंभ में सोनी को अपने स्टाफ की वहाँ मौजूदगी बहुत नागवार गुजरी थी। एक बारगी तो यूं भी लगा था कि जैसे वह या तो बर्था और मोहनलाल को वहाँ से चले जाने को कहेगी और यहाँ खुद रुखसत हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब माहौल ऐसा था कि उसे याद भी नहीं रहा मालूम होता कि उस महफिल में उसके नौकर चाकर भी शरीक थे। उपस्थित सज्जनों में सबसे अधिक श्रद्धा के भाव साल्वी परिवार के 3 सदस्यों के चेहरे पर थे। उनकी सूरतों पर परम आनंद के भाव थे। सुब्रतो मंजुमदार जब वहां पहुंचा तो उसके चेहरे पर उपवास और असहिष्णुता के भाव थे। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल